पापा, ये क्या किया आपने? इतना बड़ा धोखा, वो भी अपने बच्चों के साथ। क्यों किया आपने ऐसा? आखिर क्या कमी थी हमारे प्यार में, हमारी देखभाल में, जो आपने ऐसा कदम उठा लिया? एक ही पल में सारे रिश्तों को भुला दिया, चकनाचूर कर दिया उन सारी यादों को, उन सारी बातों को जिन्हें याद करके हम खुशी से पागल हुआ करते थे, गर्व किया करते थे अपने पापा पर कि हमारे पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं, जिन्होंने कभी भी हमारी किसी भी बात को नहीं टाला, जो मुंह से निकला फौरन ला कर दिया। मुझे याद है आज भी बचपन के वो दिन जब हम स्कूल जाया करते थे और हम लेट ना हो जाएं, आप अपने हाथों से एक एक निवाला खिलाया करते थे, कभी कहानी सुनाकर तो कभी बहला फुसलाकर, और हम बहकावे में आकर खा लिया करते थे। पता तब चलता था जब सारा खाना खत्म हो जाता था और आप जीत की खुशी से मुस्कुराते थे। कितना प्यार लुटाते थे हम बच्चों पर। आपका सारा प्यार हमारा था। पापा, माँ भी कितना खुश होती थी हमें खुश देखकर। याद है आपको जब एक बार मुझे तेज बुखार आया था तो आपने ही मेरे माथे पर पट्टियाँ रखी थी और मैंने आपका हाथ सारी रात नहीं छोड़ा था, लेकिन आपने एक ही पल में सब कुछ खत्म कर दिया। माँ के साथ भी विश्वासघात किया। आपने धोखा किया है। एक बार भी नहीं सोचा कि माँ को गुजरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ। जब तक उनकी सारी यादें आंखों के सामने उभरती रहती हैं। उनकी खुशबू, उनकी चूड़ी की खनक आज भी कमरे से आती होगी। उनके हाथों का स्पर्श आज भी आपके कपड़ों पर होगा, घर के हर सामान में होगा। कितना प्यार करती थी वो हम सबको। उनकी अलमारी को खोल कर तो देखिए, उनकी साड़ियों के बीच में कुछ रुपए छुपे हुए ज़रूर मिलेंगे, जिनको उन्होंने संभाल के रखा था उस समय के लिए, जब आपका जन्मदिन हो या कोई ज़रूरत पड़े तो वो चुपके से आपकी ज़रूरत का सामान ला सके और उपहार पाने के बाद आपके चेहरे की खुशी को महसूस कर सके। वो हमेशा आपके साथ खड़ी रही, आपके हर सुख दुख में। याद कीजिए उस भयानक हादसे को, जब आप कार एक्सीडेंट में बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तब माँ का अटूट विश्वास था कि वो आपको बचा लेंगी और उनकी सेवा ने आपको बचा भी लिया। एक बोतल खून मामा जी ने और एक माँ ने दिया था। इसके बावजूद भी वो आपकी सेवा में दिन रात लगी रही, बिना थके, बिना किसी शिकायत के। देखा जाए तो दूसरा जीवन आपको माँ ने ही दिया था। आप उनके कर्जदार हैं पापा। फिर आप उनको धोखा कैसे दे सकते हैं? उनके प्यार को कैसे भुला सकते हैं? जब वे दुनिया से विदा ले रही थी तो भी उनकी आंखें आपको ही तलाश रही थी और उनके आखिरी शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उन्होंने टूटी फूटी आवाज़ में कहा था, अंजलि, अपने पापा का ध्यान रखना, वो मेरे बगैर नहीं रह पाएंगे। ये कहते हुए उन्होंने आखिरी सांस ली थी और हम सबको रोता बिलखता छोड़ गई थी। आप तो कठोर होने का बस नाटक ही कर रहे थे। कैसे बच्चों की तरह मुझसे भी ज़्यादा फूट फूट कर रोए थे आप। अब क्या हो गया पापा? क्या वो रोना महज एक दिखावा था? माँ के साथ बिताए हुए 26 साल एक धोखा थे जो आप माँ को देते आ रहे थे। आप इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं? माँ की यादों को कैसे भुला सकते हैं? अब मेरी माँ की साड़ियाँ वो पहनती होगी जिनसे मेरी माँ की खुशबू अभी तक नहीं गई होगी। माँ के करीने से सजाए किचन, वहाँ वो चाय बनाती होगी और चाय के पतीले को वो ऐसे ही छोड़ देती होगी। माँ को कितनी चिढ़ थी कि चाय का पतीला गंदा पड़ा हो। हमेशा वो हाथ के हाथ साफ करके रखती थी। पूरा का पूरा घर माँ की यादों से भरा है। कहाँ वो अपना घर बसाएगी? कैसे वो किसी और की पति और पिता को अपना कह सकेगी पापा? रात को आसमान में देखना, एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ तारा नजर आएगा जो ठीक अपनी छत के ऊपर ही होगा और हमेशा छत के ऊपर ही रहेगा। वो तारा नहीं है पापा, वो हमारी माँ है जो वहाँ से आपको देख रही है। आंगन में रखे हुए तुलसी के पौधे पर कुछ ओस की बूंदें दिखाई देगी। वो सिर्फ बूंदें ही नहीं, शायद माँ के आंसू हैं। वो ज़रूर रोती होगी क्योंकि रिश्तों के विश्वास की नींव अब दरक चुकी है। पापा, अब आप हमारे पापा नहीं हैं, मेरे माँ के पति भी नहीं। अब आप बस उस औरत के पति हैं, सिर्फ उस औरत के पति, अपनी माँ की बेटी अंजलि। अपने पापा को ईमेल कर अंजलि फपक के रो पड़ी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अपना ही घर उसे पराया सा लगने लगा था। कैसे पैर रख पाऊंगी मैं उस घर में? क्या बताऊंगी मैं अपने दोस्तों को? कैसे सामना करूंगी आपका? अब कहाँ जाऊंगी मैं? उसे लग रहा था जैसे उसके पापा ने नहीं, उसने कोई गुनाह किया हो।
तमाम सवालों में उलझी वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। शाम को कॉलेज से लौटते ही उसने लैपटॉप खोला। पापा का जवाबी मेल आ चुका था, जिसे वो एक सांस में पढ़ती चली गई। मेरी बच्ची, जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तेरा स्वार्थी पापा नहीं हूँ। मैं आज भी तुम लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, बल्कि पहले से भी कहीं ज़्यादा, और हमेशा ही करता रहूँगा। तेरी माँ ये जिम्मेदारी मुझे सौंप के गई है कि मैं उसके हिस्से का प्यार भी तुम दोनों को करूँ। तेरी माँ की कमी को कभी कोई पूरा कर ही नहीं सकता। उसके प्रति जो प्रेम था मेरा, वो आज भी वैसा ही है, बस दिल के किसी कोने में कैद हो गया है। मैं उसे बाहर ला नहीं सकता और ना ही दिखा सकता हूँ। मैं पुराने और जर्जर पेड़ की तरह अकेला खड़ा हूँ, एक ऐसा पेड़ जो फल तो देता है मगर उसके आसपास कोई भी पौधा नहीं पनपता। तुझे याद है 6 महीने पहले जब मुझे हार्ट अटैक आया था तो तूने ही यहाँ आकर कितनी सेवा की थी मेरी, और आनन फानन संजू की शादी भी करवा दी थी, यही सोचकर कि घर फिर से बस जाएगा, घर में बहू आएगी, बच्चे होंगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। पर तुझे याद है मैंने कितना मना किया था कि संजू की शादी मत करवा, संजू बिगड़ गया है, बुरी आदतों का शिकार हो गया है। पर तू नहीं मानी। तूने सोचा परिवार की जिम्मेदारी पड़ेगी, पत्नी आएगी तो वो सुधर जाएगा। पर वो तेरी भूल थी बेटा, बहुत बड़ी भूल। वो पत्नी के आते ही सवासेर हो गया। ये तो तू जानती है कि शादी की 1 महीने के बाद ही वो मुझसे अलग हो गया था। घर का सारा कीमती सामान लेकर वो दरियागंज वाले मकान में शिफ्ट हो गया। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो गया कि उसके बाद उसने कभी आकर झांका ही नहीं कि मैं मरा हूँ या जिंदा हूँ। बस एक बार आया था, कार की चाबी और कुछ ज़रूरी पेपर लेकर चला गया। बड़े ही रूखे और सपाट स्वर में उसने कहा था, आपको बुढ़ापे में 2 रोटी ही तो चाहिए, मिल जाएंगी। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा भी था, गाड़ी के पीछे भी दौड़ा, पर वो नहीं रुका, चला गया। मुझे कुछ कपड़े, बर्तन और पुराने फर्नीचर के साथ छोड़कर। जिंदा रहने के लिए 2 रोटी ही काफ़ी नहीं होती बेटा। मुझे खाने और पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर कोई अपना नहीं था, कोई पास में नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था। यहाँ तक कि लक्ष्मी जो वर्षों से खाना बना रही है, आज भी बनाती है, उससे भी अब मैं बात करते हुए डरता हूँ। ना जाने कब वो मुझे गलत समझ बैठे। वैसे भी वो कई बार कह चुकी है, बाबूजी कोई दूसरी काम वाली देख लो, अब मुझे आना अच्छा नहीं लगता। मेरा मर्द कहता है कि जहाँ औरत नहीं वहाँ तो काम नहीं करेगी। पूरी दुनिया ही जैसे बदल गई थी। घर की दीवारें भी मुझसे मुँह चढ़ाने लगी थी। खाली समय काटे नहीं करता था। चौबे जी के साथ पार्क में घंटे 2 घंटे बैठकर कट जाते थे। पर एक दिन वो भी कहने लगे, पत्नी नाराज़ होती है, पोते को होमवर्क कराना होता है। मैं ही भूल गया था कि खाली तो बस मैं ही हूँ, बाकी सब तो परिवार वाले हैं। पर मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और कितनी देर। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आने लगा था। उस रात जब मैं टिमटिमाते तारे में पुष्पा को देख रहा था तो बातों का सिलसिला चल पड़ा। कुछ उसने अपनी कही, कुछ मेरी सुनी। इस कहासुनी में आधी रात कब निकल गई पता ही नहीं चला। बूढ़ी हड्डियाँ और जाड़े की ओस बुखार ने तेजी पकड़ ली। मैं पूरी रात लॉन में झूले पर ही पड़ा रहा। सुबह जब घनश्याम सफाई करने के लिए आया तो वो देखकर घबरा गया। उसने मुझे अंदर लिटाया और तुझे और संजू को फ़ोन किया था। संजू आया भी। उसने मुझे डॉक्टर को दिखाया और कुछ फल दवाएं रखकर चला गया, जिन्हें मैं छू भी नहीं सका। छूता भी कैसे, मुझे उसकी ज़रूरत थी ही नहीं। और तू फ़ोन पर परेशान हो गई थी और तूने कहा था, पापा आप अपना ख्याल रखना, दवाई लेते रहना, लक्ष्मी से दलिया बनवा लेना। मैं पुणे से कैसे आ पाऊँगी? फाइनल एग्ज़ाम में 1 महीना ही बचा है। आप हिम्मत से काम लो, मैं आपको फ़ोन करती रहूँगी। पर अब हिम्मत मुझ में भी नहीं बची थी। कहाँ से लाता हिम्मत? एक तो बीमारी, दूसरा अकेलापन जो हरदम मुझे काटता रहता था। हार्ट अटैक के बाद से दिल बहुत घबराता था। घर की हर चीज़ में पुष्पा की यादें बसी थी। मेरा उससे बातें करने को जी करता था। मैं उसे ढूंढता तो वो झट से सामने आकर खड़ी हो जाती थी और समझाती थी कि तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें अभी जीना है अपने बच्चों के लिए। और फिर मैं मरता भी कैसे, ये इतना आसान नहीं था। तभी मेरी मुलाकात सुजाता से हुई। उसे भी एक साथी की ज़रूरत थी और मुझे भी। वो भी बरसों से अकेली रह रही थी, इसलिए हमने साथ रहने का फैसला किया। 7 फेरे समाज के लिए ज़रूरी थे, वो भी हमने ले लिए।
वो तेरी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती और ना ही मेरी पत्नी बन सकती है। बस अब मैं खाली दीवारों से बातें नहीं करता। अब घर में एक और इंसान है जो सांस लेता है, जिसके चलने की आवाज़ सन्नाटे के एहसास को ख़त्म करती है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। दोनों टाइम दवा मुझे वो अपने हाथों से देती है। मैं भी उसे रात में गुनगुने पानी में नमक डाल के देता हूँ ताकि वो अपने पैरों की सिकाई कर सके। काफ़ी समय से उसके पैरों में बहुत सूजन है जो कि जाती ही नहीं। जब मैं पुष्पा को याद करके रोता हूँ तो वो आंसू पोंछ के मुझे चुप कराती है। अब उसे भी अकेलेपन से डर नहीं लगता। मेरी तरह वो भी खुद को सुरक्षित महसूस करती है। कहती है जब मरूंगी तो लावारिस की तरह नहीं मरूंगी। लक्ष्मी भी अब काम छोड़ने को नहीं कहती। सुजाता खाली समय में स्वेटर बुनती रहती है। जब मैंने उससे पूछा कि ये किसका स्वेटर है तो वो हंस के कहने लगी, अंजलि के लिए पोछू बना रही हूँ। उसके इस जवाब से मुझे आत्मसंतुष्टि मिली। फिर भी वो तेरी माँ नहीं है, मेरी पत्नी भी नहीं। उसके साथ मेरा अलग सा रिश्ता बन चुका है। वो है बस मेरी सांझ की साथी और मैं उसका बस तेरा पापा। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई। जब से आपका मेल मिला है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रात भर सो नहीं पाई हूँ। मैंने कभी अपनी खुशहाल ज़िंदगी में रहते हुए कल्पना भी नहीं की कि आप उस अकेलेपन को कैसे जीते होंगे, पहाड़ सा दिन और सुनसान घर की रातें कैसे काटते होंगे। हमने चिंता की तो बस आपके खाने की, इससे ऊपर हमारी सोच कभी गई ही नहीं। धिक्कार है मुझे अपने आप पर अब मैंने कुछ सोचा है। कल मैं पहली ही फ्लाइट से दिल्ली आ रही हूँ अपनी माँ से मिलने और आपकी रजिस्टर्ड मैरिज करवाने, आपको आपकी पत्नी और खुद को अपनी माँ देने। आपकी बेटी अंजलि। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।